एक डेजर्टेड हाईवे पे लिफ्ट के लिए इंतजार करती हुई दो लड़कियां, इस इंतजार में कि कोई ना कोई तो लिफ्ट दे ही देगा। एंड सडनली एक बंदा अपनी गाड़ी लेकर रुक भी जाता है। वो गाड़ी से उतरता ही है और लड़कियों के सामने होता है एक 6 फुट 9 इंच का जायंट। लेकिन वो अपने बिहेवियर में इतना ज़्यादा स्वीट और पोलाइट होता है कि लड़कियां उसकी गाड़ी के अंदर बैठ भी जाती है, क्योंकि उन्हें तो यही लगता है कि ये इंसान सेफ है। लड़कियां उससे बातचीत करती हैं और वो भी काफ़ी सारी बातें इनिशिएट करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो आदमी लेता है एक गलत टर्न। लड़कियां पैनिक करने लगती हैं और देखती हैं, एंड टू देयर सरप्राइज दरवाजे के हैंडल्स मिसिंग होते हैं। लड़कियों की सांसें तेज होने लग जाती हैं और गाड़ी की स्पीड उससे भी ज्यादा तेज। तब वो लड़कियां रियलाइज करती हैं कि वो जिस इंसान की गाड़ी में बैठी हुई हैं वो कोई लोकल हेल्पर नहीं है, बल्कि वो है एडमंड केम्पर, द कोविड किलर। एक ऐसा किलर जो काफी नॉर्मल एंड पोलाइट दिखता था, बातें कोई इंटेलिजेंट प्रोफेसर की तरह ही करता था, लेकिन उसके अंदर उबल रहा था एक ऐसा रेज जो एक नहीं बल्कि कई लड़कियों की डेथ और नेक्रोफिलिया का रीजन बना। एडमंड केम्पर इतना हाईली इंटेलिजेंट था कि एफबीआई ने उसे एक टेक्स्ट बुक केस तक कहा था, यानी एक ऐसा इंसान जिससे एफबीआई काफी कुछ सीख सकती थी ताकि वो बाकी सीरियल किलर्स के दिमाग को और उनके बिहेवियर को समझ सके। बट एड केम्पर के टेक्स्ट बुक केस बनने के पीछे छुपा था एक ऐसा छोटा बच्चा जो अपनी माँ से इतनी ज्यादा नफरत करता था कि उसकी माँ से रिजेंबल करने वाली हर लड़की को उसने अपने बाथरूम में बुचर कर नाइफ से टुकड़े टुकड़े करके शेल्फ पे ट्रॉफी की तरह सजाया था। एडमंड केम्पर अपने पेरेंट्स के साथ यूएस के कैलिफोर्निया में रहता था। उसके पेरेंट्स का वो एक लौता बेटा था। उसकी 2 बहनें थी, एक बड़ी थी और एक छोटी। एड की मॉम और उसके डैड के बीच में जो रिलेशंस थे वो काफी ज्यादा खराब थे। वो पूरे टाइम एक दूसरे से लड़ते रहते थे, मारपीट करते रहते थे, गाली गलौज करते रहते थे, और इतने ज्यादा लड़ाई झगड़े की वजह से एड की मेंटालिटी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा था। एड बहुत ही छोटी उम्र से एक बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह रहा था, जहां पे एक दूसरे को मारना, पीटना और अपना रेज दिखाना बहुत नॉर्मल चीज थी। जब एड सिर्फ 9 साल का था, उसके मॉम और डैड दोनों सेपरेट हो गए, उनका डिवोर्स हो गया था। एंड ये जो डिवोर्स था यही रीजन था ऑफ द होल एडमंड केस, क्योंकि अगर ये डिवोर्स नहीं हुआ होता तो बड़े होके एड एक नॉर्मल प्रोफेसर ही बनता। इस डिवोर्स ने एड के दिमाग पे एक परमानेंट छाप छोड़ दी थी, क्योंकि इसके बाद वो अपनी टॉक्सिक और डोमिनेटिंग मदर के साथ ही रहने लग गया था। बेसिकली एड की मदर के पास कस्टडी आ गई थी एड की। एड की मॉम का नाम था क्लारनेल, और क्लारनेल एक ऐसी औरत थी जो पूरे टाइम एड को नीचा दिखाती रहती थी। वो पूरे टाइम एड को बोलती रहती थी कि तू एकदम अपने बाप जैसा है, यू आर गुड फॉर नथिंग, एंड पूरा दिन एड सिर्फ यही बातें सुनता था। इन शॉर्ट कहें तो एड की जो मॉम थी क्लारनेल, वो एक मैन हेटर थी, जिसकी वजह से एड को हर रोज काफी सारे टॉन्ट्स झेलने पड़ते थे। कभी क्लारनेल एड की हाइट का मजाक उड़ाती थी, कभी इस बात का मजाक उड़ाती थी कि एड कितना ऑकवर्ड रहता है बाकी लोगों के बीच में, कि वो कुछ बोलता नहीं है, और अलग अलग बातों पे बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जाता था एड का। और सबसे ज्यादा वर्स्ट बात ये थी कि क्लारनेल एड को लड़कियों से दूर रखती थी, इवन उसकी 2 बहनों से भी। क्लारनेल दोनों बहनों के साथ फर्स्ट फ्लोर पे सोती थी, एंड क्लारनेल एड को नीचे बेसमेंट में सुला के आती थी, क्योंकि क्लारनेल को ये लगता था कि कोई भी नॉर्मल लड़की एड के साथ सेफ नहीं है, और ये बात वो बोला भी करती थी एड को। क्लारनेल इतना ज्यादा टॉर्चर करती थी एड को कि एड ने खुद कहा था, आई यूज्ड टू क्राई माई सेल्फ टू स्लीप बिकॉज आई फेल्ट रिजेक्टेड, अनवांटेड, हेटेड बाय माई ओन मदर। और इस पूरे रिजेक्शन का असर एड के दिमाग पे पड़ रहा था। छोटी सी एज में ही एड ने एक डिस्टर्बिंग इमेजिनेशन डेवलप करनी शुरू कर दी थी। अपनी सिस्टर्स की डॉल्स को काट कर फेंक देना, एनिमल्स को हर्ट करना, अपनी ही पेट को मारकर उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके बरी करना। एड ने ये सब कुछ करना शुरू कर दिया था। ये इंसिडेंट्स क्लियरली दिखाते हैं कि उसके अंदर एक डिस्टर्ब्ड माइंड डेवलप हो चुका था, जो पेन और डेथ को एज अ सोर्स ऑफ कंट्रोल देखने लगा था। और फिर आया 1964। अब 15 साल की उम्र में एडमंड केम्पर एक ऐसी लाइन क्रॉस करने वाला था जहां से वापस आना इम्पॉसिबल था। सारा बचपन अपनी माँ के वर्बल टॉर्चर को झेलने के बाद एडमंड की माँ ने, क्लारनेल ने एडमंड को उसके ग्रैंड पेरेंट्स के पास भेज दिया, क्योंकि क्लारनेल को ये लगा कि अब वो एक नॉर्मल फार्म पे रहेगा, कंट्री साइड रहेगा, तो शायद नई हवा, नया एटमॉस्फेयर, नया एनवायरनमेंट उसको नॉर्मल बना दे। लेकिन जो एड की माँ ने सोचा था उसका एकदम ऑपोजिट हुआ। फार्म हाउस पे, कंट्री साइड पे एडमंड अपनी नानी के टॉन्ट्स की वजह से डिस्टर्ब्ड रहने लग गया, और एक दिन उसने एक ऐसा स्टेप ले लिया
जिससे उसकी जिंदगी पूरी तरीके से चेंज हो गई। अगस्त 27, 1964 उस दिन कैंपर अपनी ग्रैंडमदर मॉडे कैंपर के साथ किचन में था। मॉडे उसको कंटिन्यूसली टॉन्ट कर रही थी, उसकी ऑकवर्डनेस पे कमेंट कर रही थी, और सडनली एडमंड के अंदर जो सारा सप्रेस्ड गुस्सा था वो इरप्ट हो गया। एड तेजी से अपने ग्रैंडपा के रूम में गया और उनकी 22 कैलिबर की कार्बन राइफल उठा लाया और एड ने उस राइफल को सीधा अपनी ग्रैंडमा पे पॉइंट करा और सीधा 3 गोलियां दाग दी। एड की ग्रैंडमा वहीं किचन फ्लोर पे धड़ से गिरी, हर जगह खून फैला हुआ था, लेकिन यहाँ पे भी एड रुका नहीं। गोली मारने के बाद एड ने किचन स्लैब से नाइफ उठाया और वो बार बार अपनी ग्रैंडमा की बॉडी को स्टैब कर रहा था क्योंकि वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। हर स्टैब के साथ उसका गुस्सा और ज्यादा निकलता जा रहा था, जैसे सालों की नफरत उस नाइफ के साथ बाहर निकल रही हो। लेकिन एडमंड वहीं नहीं रुका। जब उसने अपनी ग्रैंडमा को गोली मारी तो उस टाइम पे एड के ग्रैंडपा जो थे वो बाहर गए हुए थे किसी काम से, लेकिन जब एड स्टैब कर रहा था ग्रैंडमा को तो ग्रैंडपा वापस आते हुए दिखे, तो एड ने जाके ड्राइववे पे ग्रैंडपा को भी गोली मार दी। इसलिए नहीं कि वो ग्रैंडपा से भी नफरत करता था, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने ग्रैंडपा को गोली सिर्फ इसलिए मारी क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि ग्रैंडपा अपनी वाइफ की डेड बॉडी देखे। कैंपर ने कन्फेस किया था, I didn't kill my grandpa because I hated him. I killed him because I didn't want him to walk into the house and see his wife lying dead on the kitchen floor. सोचो, सिर्फ एक 15 साल का लड़का जिसने एक ही दिन में अपनी ग्रैंडमा और अपने ग्रैंडपा को जान से मार दिया था, वो मर्डर्स के बाद भागा भी नहीं, उसने छुपने की भी कोशिश नहीं की। एडमंड ने इसके बाद खुद अपनी माँ को फोन करके बताया कि उसने क्या किया और फिर कामली वेट भी करा जब तक कि पुलिस नहीं आ गई। एड इतना ज्यादा सनकी था कि उसने पुलिस को कहा कि just wanted to see what it felt like to kill grandma। ये चीज उसने पुलिस को बोली थी। यानी कि एड के अंदर ना कोई गिल्ट था, ना कोई रिमोर्स था, ना कोई सैड फीलिंग थी। He was just completely fine with everything। एड ने कोर्ट के अंदर एकदम क्लियरली कन्फेस कर दिया था कि ये सब कुछ उसने ही करा है। उसने एक भी बार इनकार नहीं करा, लेकिन उसकी डिस्टर्बिंग मेंटल स्टेट देख के जज ने उसे क्रिमिनली इंसेन डिक्लेयर कर दिया। फिर उसे भेज दिया गया अटास्केडेरो स्टेट हॉस्पिटल, एक ऐसी जगह जहां सबसे डेंजरस मेंटली इल क्रिमिनल्स रखे जाते हैं। वहां डॉक्टर्स ने उसे पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया से डायग्नोज किया, पर हॉस्पिटल में भी एड अपने वॉयलेंट फैंटेसीज को ओपनली डिस्क्राइब करता था, जैसे कि कैसे उसे बॉडीज को कट करने पे खून देखकर सुकून फील होता था। वो ये सब कुछ डिस्क्राइब करता था हॉस्पिटल में। एड को देखकर हॉस्पिटल के लोग अक्सर डिनाई कर देते थे कि ये इंसान साइकोपैथ नहीं हो सकता, बिकॉज द वे एड यूज्ड टू स्पीक या बिहेव, वो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट और प्रोफेशनल इंसान लगता था। और अब सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि वो हाईली इंटेलिजेंट था। यानी एड कैंपर का IQ 145 था, जहां एक एवरेज इंसान का IQ 100 होता है। वहां 145 का मतलब है कि वो एक गिफ्टेड कैटेगरी में आता था, जहां टॉप साइंटिस्ट और इन्वेंटर्स आते हैं। इसी वजह से एक्सपर्ट्स आज भी उसे एक हाई IQ साइकोपैथ के नाम से भी रेफर करते हैं। 1969 में जब एड कैंपर 21 साल का होता है तो उसे उसके बर्थडे पर पैरोल पे रिलीज किया जाता है, ये कहकर कि अब एड रिहैबिलिटेटेड हो चुका है, यानी अब वो सोसाइटी के लिए डेंजर नहीं है। पर एड कुछ ज्यादा खुश नहीं था बाहर निकल के। टू हिज सरप्राइज कोर्ट ने उसे अपनी माँ की कस्टडी में ही भेज दिया था, जिसे देखकर उसका खून खौल जाता था और उसका सर पागलों की तरह दर्द करने लगता था, बिकॉज वो इतना ज्यादा रेज में आ जाता था अपनी माँ को देखकर। Ed Kemper, also known as the Co-Ed Killer, is one of the most frightening serial killers of all time. Following his release from Atascadero State Hospital, where he was incarcerated after killing his paternal grandparents, Kemper was placed back in the care of his domineering mother. एड ने कोर्ट में अपील भी करी थी कि मुझको मेरी माँ के पास मत भेजो, लेकिन कोर्ट ने एड की एक बात भी नहीं सुनी और अब एड कार्नेल के साथ एप्टॉस कैलिफोर्निया में रहने लगता है। लेकिन अब भी इन दोनों का हॉस्टाइल रिलेशनशिप नहीं सुधरा था। कार्नेल अब भी एड को साइकोलॉजिकली ट्रिगर करती रहती थी, वो वर्बली अब्यूजिव थी और इस कांस्टेंट ह्यूमिलिएशन से एड के अंदर का जो गुस्सा था वो और ज्यादा फ्यूल होने लग गया था। पर एड का एक और ऑब्सेशन था, उसे पुलिस फोर्स ज्वाइन करनी थी। आयरॉनिक, आई नो। लेकिन जब उसने अप्लाई किया तब ट्रेजिकली उससे पता चला कि उसकी जो हाइट थी, जो 6'9" की हाइट थी, उसके वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। बेसिकली एड वॉज टू बिग
He was a giant. He was too big for the police force. पुलिस ने उसे ये बोला था कि you are too large to be in uniform. But Ed smart था. वो सांता क्रूज के एक लोकल कॉप बार ज्यूरी रूम में जाने लगा. वहां वो पुलिस ऑफिसर्स को ड्रिंक पिलाता था, उनके साथ दोस्ती करता था और उनके साथ हैंग आउट करता था. पुलिस ने उसे बिग एड के नाम से भी बुलाना शुरू कर दिया था. लेकिन अंदर ही अंदर एड बहुत ज्यादा अकेला था. लड़कियों के साथ उसका कभी कोई प्रॉपर कनेक्शन बना ही नहीं. वो लड़कियों को देखकर ही ऑकवर्ड हो जाता था. उसकी पहली डेट भी तब हुई थी जब वो रिलीज हुआ था, मतलब 21 की उम्र में. पर तब उस लड़की से कुछ ज्यादा बात जमी नहीं. और इस टाइम पे अमेरिका में हिप्पी कल्चर फुल स्विंग में था. अल्कोहल पीक पे था, लड़कियां हिच हाइकिंग करती थी, कॉलेज पार्टीज होती थी. पर एड अपनी हाइट, बॉडी और उसके ऑकवर्ड बिहेवियर की वजह से लड़कियों से कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाता था. वो अंदर से पूरा डेस्परेट था. फिजिकली और सेक्सुअली दोनों तरह की नीड उसके अंदर भरती जा रही थी और अब इन नीड्स को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था. अपनी फैंटेसीज को रियलिटी बनाने से पहले एड ने एक डिस्टर्बिंग चीज करनी शुरू कर दी थी, प्रैक्टिस. वो हाईवे पर खुद गाड़ी चलाकर निकालता और हिच हाइकर्स यानी वो लोग जो रास्ते पर लिफ्ट मांगते हैं उन्हें अपनी फेक मदद देता था. 1-2 बार नहीं बल्कि 100 से 150 बार उसने ये किया, जहां वो हिच हाइकर्स को उनकी डेस्टिनेशन तक लिफ्ट देता था. बट फॉर हिम every single ride was like a rehearsal. May 7, 1972 सनी कैलिफोर्निया का एक आम दिन. और इसी दिन एड अपनी माँ से एक गंदा वाला झगड़ा कर लेता है और गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है. घर से बाहर निकलते वक्त उसके अंदर का सालों का दर्द, नफरत, दबा हुआ गुस्सा उबल रहा था. अब उसे ये गुस्सा उतारना था, इसलिए वो अब अपनी कार को फुल स्पीड से हाईवे पर ले जाता है. और वहां उसे 2 कॉलेज स्टूडेंट्स हिच हाइकिंग करती हुई दिखती हैं, मैरी एन पेस्के एंड अनीता लुचेसा. वो दोनों फ्रेस्नो स्टेट यूनिवर्सिटी से स्टैनफोर्ड के लिए जाना चाहती थी. पर सैडली जिस इंसान से उन्होंने हेल्प मांगी थी वो एड कैंपर था. एड कैंपर की पोलाइट और जेंटल इमेज देख के वो दोनों उसकी कार में बैठ गई. उन्होंने एड की कार में बैठते ही 1-2 नॉर्मल क्वेश्चंस किए. पर एड इतना ज़्यादा स्मूथ टॉकर था कि लड़कियां उसके साथ सेफ फील कर रही थी. और उसी पॉइंट पे एड ने इंटेंशनली एक गलत टर्न लिया. लड़कियों को लगा कि शायद एड से कोई गलती हुई है. पर जैसे ही लड़कियों ने उसे सवाल करना शुरू करा तो एड का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो अपनी कार को रैशली एक आइसोलेटेड एरिया में पार्क करता है. और अब दोनों लड़कियों का डर से बुरा हाल है. उनकी सांसें तेज हो गई, आंखों में आंसू भर गए और जैसे ही वो भागने की कोशिश करती दे बोथ रियलाइज्ड कि अंदर से एड ने हैंडल्स निकाल रखे हैं कार के दरवाजे के, ताकि कोई भी इंसान जो अंदर बैठा है वो बाहर भाग ना पाए. मैरी एन और अनीता को समझ आ गया था कि उनका बचना मुश्किल है और एड को किसी भी हालत में अपना गुस्सा रिलीज करना था. दोनों लड़कियां पागलों की तरह चिल्लाने लगती है एंड सबसे ज्यादा तो मैरी एन. सो अब एड उसे हैंडकफ करता है और जब वो मैरी को हैंडकफ्स पहना ही रहा होता है तो उसका एक हाथ गलती से मैरी के एक ब्रेस्ट को टच कर लेता है. बहुत ही बाद में एड ने कन्फेस भी करा था कि जब ये मोमेंट हुआ था, जब उसका हाथ गलती से मैरी के ब्रेस्ट को टच कर गया था, तो उस टाइम पे उसे बहुत एम्बैरेसमेंट फील हुई थी. ऐसे कि उसने पब्लिक में किसी इंसान को गलती से टच कर दिया हो. और इस बात के लिए एड ने मैरी को सॉरी भी बोला था. वियर्ड. पर आयरनी देखो कि अगले ही पल वो प्लास्टिक बैग से मैरी को सफोकेट करने लगता है और जब वो रेजिस्ट करने लगती है तो एड अपने हंटिंग नाइफ को निकालता है और मैरी के चेस्ट पे मल्टीपल टाइम्स स्टैब करता है. और सिर्फ कुछ ही मिनटों में मैरी की बॉडी कोलैप्स हो जाती है और कार की फ्रंट सीट पे एंड नीचे फ्लोर बोर्ड पे खून ही खून होता है. इस मोमेंट पे अनीता को लग रहा था कि शायद एड अब मैरी को मारने के बाद रुक जाएगा, कि वो शायद अनीता को हर्ट नहीं करेगा. बट अनीता वॉज नेक्स्ट. एड ने अनीता को कार के बाहर घसीट के निकाला और उसको इतनी बुरी तरीके से स्टैब किया और स्टैब करने के बाद एड रुका नहीं, या फिर हम कह सकते हैं एड खुद को रोक ही नहीं पा रहा था. एड ने बहुत बाद में कन्फेशन में ये भी कहा था कि उस मोमेंट में माई माइंड वेंट ब्लैंक एंड देन इट वॉज लाइक समथिंग स्नैप्ड. I couldn't stop myself. एक नॉर्मल कार लिफ्ट अब उन दोनों लड़कियों की मौत का कारण बन चुकी थी. एड अब कामली उन दोनों बॉडीज को कार की ट्रंक में डालता है और अपनी माँ के घर के डायरेक्शन में ड्राइव करना शुरू कर देता है. वो घर जहाँ से ये सारा रेज शुरू हुआ था.
घर पहुंचते ही वो उन दोनों बॉडीज को बहुत देर तक घूरता है, जैसे फाइनली ही फेल्ट लाइक अ मैन, कि उसने कुछ बहुत बड़ा उखाड़ा हो, उसने कुछ बहुत ही बड़ी चीज कर दी हो। उसने खुद कहा, आई फेल्ट पावरफुल, लाइक आई हैड फाइनली डन समथिंग बिग। एड ने उन दोनों बॉडीज को गाड़ी के ट्रंक से निकाला और उन दोनों बॉडीज को अपने रूम में ले गया, जहाँ पे उसने मैरी और अनीता के कपड़ों को धीरे धीरे उतारा और उनकी नेकेड बॉडीज की पिक्चर्स ली। फिर इतने सालों की जो डेस्परेशन थी, एड ने वो उन डेड बॉडीज पर निकालनी शुरू कर दी। एड ने अनीता और मैरी की नेकेड बॉडीज के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करा और वो वहीं नहीं रुका, उसके साथ उसने बॉडीज को बुचर नाइफ से धीरे धीरे काटना शुरू कर दिया। बॉडी के पार्ट्स को डिवाइड किया और उसने फ्लैश और ऑर्गन्स को प्लास्टिक बैग्स में डाल दिया। सबसे ज्यादा चिलिंग पार्ट ये था कि एड उन दोनों लड़कियों के हेड्स को अलग से निकाल के रखता था, कभी उनको बाथरूम शेल्फ पे, नहीं तो कभी कभी अपने बेड के पास रखता था। एड ने बाद में ये कन्फेस भी किया है कि वो कभी कभी उन दोनों हेड से बात भी करता था और उसको कई बार ऐसा लगता था कि वो दोनों लड़कियां अभी भी उसके साथ। एड इतना ज्यादा डेस्परेट था कि उन दोनों के कटे हुए बॉडी पार्ट्स को फेंकने से पहले उस सन की इंसान ने उनके कटे हुए सरों को भी नहीं छोड़ा। एड ने उन दोनों हेड्स को फेंकने से पहले उन दोनों हेड्स के साथ ओरल सेक्स परफॉर्म किया। पर मैरी और अनीता को मारने के बाद भी एड के अंदर की आग अभी तक शांत नहीं हुई थी। सितंबर 14, 1972 एक 15 साल की ब्राइट टैलेंटेड डांसर आइको को बस स्टैंड पे खड़ी थी। उसे अपनी डांस क्लास के लिए जाना था, लेकिन उसकी बस मिस हो गई थी और उसी वक्त एडमंड कैंपर अपनी कार लेकर वहां पहुंच गया। नीड अ राइड? एड ने एक फ्रेंडली अंदाज में पूछा। आइको सिर्फ 15 साल की थी, सोचती थी कि एक हेल्पफुल गाय लिफ्ट देने आया है तो हेल्प ले ही लेती हूँ, और वो एड की कार में बैठ जाती। बट एड दोबारा अपनी कार को एक आइसोलेटेड जगह पर ले जाता है और इस बार सीट से अपनी गन को निकाल लेता है। एड उसे चुप कराने के लिए अपने बड़े बड़े हाथों से उस लड़की का गला दबाने लगता है और जब आइको स्ट्रगल करती है तो वो उसके सर के बीचों बीच शूट कर देता है। आइको की बॉडी को एड अपने घर ले आता है और उसके डेड बॉडी के साथ भी वो रात भर नेक्रोफिलिक एक्ट्स परफॉर्म करता है और बाद में उसकी बॉडी को डिसमेंबर करके उसे भी डिस्पोज ऑफ कर देता है। सैड बात पता है क्या है? जब एड आइको की बॉडी के साथ ये सारे एक्ट्स कर रहा था, रात भर उसकी बॉडी के साथ खेल रहा था, उसी टाइम पे आइको के पेरेंट्स पूरे शहर में मिसिंग के पोस्टर्स लगा रहे थे कि शायद इन पोस्टर्स की वजह से वो अपनी बेटी को ढूंढ पाए। एड कैंपर ने आइको के बारे में ये कहा था, शी वॉज जस्ट अ चाइल्ड एंड येट आई हैड नो कंट्रोल, इट वॉज लाइक समथिंग एल्स वॉज ऑपरेटिंग मी। 1972 के बाद कुछ महीनों तक एड कैंपर बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है। वो पुलिस के रेडार पे नहीं था और अपनी माँ के घर पे चुपचाप रह रहा था, लेकिन उसके अंदर का जो शैतान था वो ज्यादा देर तक उसको शांति से बैठने नहीं देने वाला था। 7 जनवरी 1973 18 साल की सिंडी शॉल एक कॉलेज स्टूडेंट अपने फ्रेंड के घर से निकल रही थी और रोड के एक कॉर्नर पे खड़ी थी लिफ्ट का वेट करते हुए। उसी वक्त एडमंड अपनी कार को लेकर आया और सिंडी को कार में बैठने का इशारा किया। सिंडी को भी एड पर कोई शक नहीं हुआ और वो उसके कार में बैठ गई। पर सिंडी को ये नहीं पता था कि वो जिस गाड़ी में बैठी है, जिस सीट पे बैठी है, वहीं पे 3 लड़कियों का खून हुआ है। उसी सीट पे, उसी कार के अंदर उसी आदमी ने 3 लड़कियों को जान से मारा। एड के मुताबिक उसने सिंडी को अपनी 22 कैलिबर पिस्टल से शूट किया और सिंडी की डेथ इतनी सडन थी कि उसे रेजिस्ट करने का मौका ही नहीं मिला। उसके बाद एड सिंडी की बॉडी को अपनी माँ के बेडरूम में ले आता है। और अगर अब हम सिंडी की बात करते हैं तो एड एक्चुअली सिंडी से कुछ ज्यादा ही सेक्सुअली अट्रैक्टेड था। उसने कहा था, व्हेन आई किल्ड सिंडी आई टुक हर विद मी बिकॉज आई वांटेड हर, इट वाजंट रेज, इट वाज पोजीशन। वो सिंडी को पाना चाहता था और उसे अपने पास एक प्राइस पोजीशन की तरह रखना चाहता था। इसलिए जब वो सिंडी को अपने घर लाता है तो वो सबसे पहले बुलेट को केयरफुली सिंडी के सर से निकालता है, जो सन की इंसान ने खुद मारी थी। और उसके बाद काफी दिनों तक वो सिंडी की डेड बॉडी के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होता है। फिर जब उसका मन भर जाता है तो वो सिंडी की बॉडी को अपने ही मॉम के बाथटब में बुचर करता है, छोटे छोटे टुकड़े करता है सिंडी की बॉडी के, और सिंडी के ब्रेस्ट को अलग से नाइफ से काट कर एक बोल में डाल देता है। लेटर ऑन वो सारे बॉडी पार्ट्स को प्लास्टिक बैग्स में डालकर डिस्पोज ऑफ कर देता है।
बट वो सिंडी के फेस को अभी भी अपने पास रखता है और कई दिनों तक उसके कटे हुए सर के साथ ओरल सेक्स करता है और बाद में वो सिंडी के हेड को अपनी मॉम के विंडो के नीचे ही गाड़ देता है बिकॉज हिज मदर ऑलवेज वॉन्टेड पीपल टू लुक अप टू हर। ये खुद एड ने कहा था। सिंडी को अपना शिकार बनाने के बाद एड काफी महीनों तक लो प्रोफाइल बना रहता है क्योंकि उस टाइम तक आसपास की सारी यूनिवर्सिटीज और कैंपसेस में भी कोएड किलर के किस्से काफी ज्यादा वायरल हो गए थे। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स में बहुत ज्यादा डर का माहौल फैल चुका था और पुलिस भी हाई अलर्ट पे आ चुकी थी। उसके बाद एक बार फिर एड का अपनी माँ के साथ एक बहुत ही जोरदार झगड़ा होता है और वो फिर से बाहर निकल जाता है पॉसिबल विक्टिम्स ढूंढने। February 5th, 1973 सांता क्रूज के एक कॉलेज कैंपस से 2 यंग स्टूडेंट्स रोजलिंड एंड एलिस एक ही दिन में गायब हो जाती है और आई विटनेस बताते हैं कि उन्होंने एक टॉल फ्रेंडली मैन की कार में उनको चढ़ते हुए देखा था और वो टॉल और फ्रेंडली मैन और कोई नहीं बल्कि एडमंड कैम्पर ही था। एड ने उन दोनों लड़कियों को गाड़ी में बैठाया, उनके हेड पे पॉइंट ब्लैंक पे गन रखी और दोनों को शूट कर दिया और फिर उन दोनों की बॉडीज के साथ भी वही सब कुछ करा जो वो बाकी विक्टिम्स की बॉडीज के साथ कर रहा था। लेकिन इतनी सारी लड़कियों के रेप, मर्डर और उनको काटने के बाद भी कैम्पर के अंदर का जो रेज था, जो गुस्सा था, वो खत्म नहीं हो रहा था। हर क्राइम के बाद एड डेंजरसली और ज्यादा गुस्सा हो जाता था, उसके अंदर और ज्यादा एंगर बढ़ जाता था और अब वक्त आ गया था कि कैम्पर अपने सोर्स ऑफ रेज को ही खत्म कर। April 20th, 1973 एड की मदर क्लार्नेल रात को देर से पार्टी करके आती है। वो पार्टी से आकर सीधा अपने बेडरूम में चली जाती है और तब एड उनके कमरे में आता है। एड की माँ एड को आंखों से इशारा करती है और पूछती है कि क्या तुम फिर से लड़ने आए हो? एड वहीं दरवाजे पे रुक जाता है, बोलता है नहीं, आज मैं आपको गुड नाइट बोलने आया हूँ। एंड उसके बाद एड सीधा अपने कमरे में चला जाता है। पर एक्चुअली एड अब सिर्फ वेट कर रहा होता है कि कब उसकी माँ सोने चले जाए। और जैसे ही एड की माँ क्लार्नेल सो जाती है, एड उनके कमरे में जाता है और खड़े होके क्लार्नेल को सोता हुआ देखता है और वो देखते देखते यही सोचता है कि यही है वो औरत जिसने पूरे बचपन से मुझे इंसल्ट किया है, मुझे नीचा दिखाया है, मुझे बहुत बुरा फील कराया है, मेरे को इतना गुस्सा दिलाया है। और वो अपनी माँ का चेहरा देखते हुए सिर्फ एक चीज सोच रहा था कि अब समय आ चुका है इस इंसान को खत्म करने का। एड अपने पीछे से क्लॉ हैमर निकालता है और अपनी सोते हुए माँ के सर पे बिना सोचे समझे एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स जोर जोर से हैमर मारने लगता है। और वो तब तक मारता है जब तक उसकी सारी नफरत, सारी बेइज्जती, सारी चीखें कार्नेल के खून के साथ बह ना जाए। एड की माँ का पूरा बेड खून से लाल हो चुका था, पूरी बेडशीट, पूरे पिलोज, पूरा बेड का फ्रेम लाल हो चुका था। उसी रूम की दीवारों पे, फर्श पे, इवन सीलिंग पे खून की छींटें लगी हुई थी बिकॉज एड ने इतनी जोर से हैमर मारा था। सिर्फ कुछ मिनटों में ही क्लार्नेल का बेडरूम एड के गुस्से से एक स्लॉटर हाउस बन चुका था। लेकिन एड यहां रुकने वाला नहीं था। वो अपनी माँ के थ्रोट को पेन नाइफ से चीरने लगता है, काटने लगता है और फिर अपने माँ के सर को पकड़ के उसकी बॉडी से अलग कर देता है। और उसके बाद वो अपनी माँ की डेड बॉडी को ह्यूमिलिएट करने लगता है और अपनी माँ के कटे हुए सर को उठा के वो टेबल पे रख देता है। और उसके बाद उसी कटे हुए सर को देख के घंटों तक पागलों की तरह चिल्लाता रहता है, गालियां देता रहता है, जैसे कि अभी भी उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है और वो सीधा अपनी माँ को फेस टू फेस बुरी बातें सुनाना चाहता है। एड अब वो सारी बातें बोल रहा था अपनी माँ के कटे हुए सर को देख के जो वो नॉर्मली नहीं बोल पाता था। एड को अपनी माँ के कटे हुए सर को देख के भी इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने उस कटे हुए सर से एक डार्ट बोर्ड बना दिया और वो डार्ट्स लेकर उस चेहरे पे फेंक रहा था, उस सर पे फेंक रहा था। बेसिकली उसने अपनी माँ के कटे हुए सर को एक डार्ट बोर्ड बना दिया। एड हर एक थ्रो के साथ अपने अंदर का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल रहा था। हर डार्ट एक तरह से उसके चाइल्डहुड के पेन और ह्यूमिलिएशन का सिंबल था और एड को ऐसा लग रहा था कि अब वो फाइनली अपने गुस्से को रिलीज कर पा रहा है। और सबसे डिस्टर्बिंग बात पता है क्या है? उसने अपनी माँ के कटे हुए सर के साथ भी ओरल सेक्स परफॉर्म करा। ये जब मैंने पढ़ा था मेरा दिमाग घूम गया था। एड के लिए अभी भी कुछ ऑफ था। उसके दिमाग में आ रहा था कि अब वो कंप्लीटली अपने माँ के चेहरे को अपनी नजरों के सामने से हटा देना चाहता है। तो वो वापस से अपना हैमर लाया और उसने एक वाटरमेलन की तरह अपने माँ के सर को स्मैश करना शुरू कर दिया। और वो करता रहा, वो रुका नहीं जब तक वो
पूरा हेड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हो गया था। ये करने के बाद उसने क्लार्नेल की टंग और लैरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स को उखाड़ के निकाल के डस्टबिन में डाल दिया, जैसे वो अपनी माँ की टॉर्चरिंग आवाज को हमेशा के लिए साइलेंस कर रहा। पर क्लार्नेल की टफ वोकल कॉर्ड्स को डिस्पोजेबल मशीन तोड़ नहीं पा रही थी और सारे के सारे टिश्यूज को वो वापस से सिंक में इजेक्ट कर देती थी। That seemed appropriate as much as she bitched and screamed and yelled at me over so many years. यानी उसके मुताबिक उसकी माँ के वोकल कॉर्ड्स इतने सालों तक सिर्फ गालियाँ, चीखने चिल्लाने और जहर उगलने के बाद भी इतने ज़्यादा टफ थे कि अब वो गार्बेज डिस्पोजल के शार्प ब्लेड्स को भी बीट कर पा रहे थे कि उसकी माँ के वोकल कॉर्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग थे। अपनी माँ को मारने के बाद अब एड एक क्लियर सस्पेक्ट बन चुका था, इसलिए कुछ ड्रिंक्स पीने के बाद उसने अपनी माँ की बेस्ट फ्रेंड सैली को मूवी डिनर पे घर पे इनवाइट करा और जब उसकी माँ की बेस्ट फ्रेंड सैली घर पे आई तो एड ने उसका भी गला घोट कर उसे भी मार दिया। इस पॉइंट पे एड काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि उसकी लाइफ का जो सबसे बड़ा दुश्मन था यानी कि उसकी माँ अब हमेशा से उसकी लाइफ से जा चुकी थी। वो अपनी माँ की और अपनी माँ की फ्रेंड की बॉडी को, सैली की बॉडी को और अपनी माँ की बॉडी को उठा के एक क्लोजेट में डाल देता है और उसके साथ एक नोट छोड़ देता है। क्लोजेट में डालने के बाद वो अपनी गाड़ी को कहीं दूर ले जाता है और ये सोचता है कि अब शायद पुलिस हाई अलर्ट पे होगी और अब वो एड का मैनहंट करेंगे कि मतलब वो एड को ढूंढेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना कोई रेडियो पे न्यूज़ आई, ना कोई पुलिस वाला एड को ढूंढते हुए आया, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा था। एक तरीके से पुलिस को पता ही नहीं था कि इतना सब कुछ हो चुका है। एड खुद एक फ़ोन बूथ पे जाता है और किसी को फ़ोन लगाता है। ये कॉल किसी और को नहीं बल्कि वो खुद पुलिस को लगा रहा होता है। एड ने कहा कि उसने अपनी माँ को और उनकी फ्रेंड सैली को जान से मार दिया है। एड ने उन दोनों का मर्डर करा, ये उसने कन्फेस करा फ़ोन पे पुलिस के सामने और उसने बोला पुलिस को कि आके मेरे को अरेस्ट कर लो। लेकिन ऑफिसर्स पहले उस पर बिलीव ही नहीं करते, कहते हैं कि थोड़ा रुको, कुछ घंटे बाद कॉल करना। एड कैंपर कुछ घंटों बाद दोबारा एक कॉल करता है पुलिस को। तब पुलिस को शक होना शुरू होता है और वो एड की बताई हुई लोकेशन पे पहुंचती है और वहां पे एड विदाउट एनी रेजिस्टेंस, विदाउट एनी हेजिटेशन खुद को सरेंडर कर देता है और उसके साथ ही साथ वो बाकी 6 लड़कियों के भी मर्डर्स के बारे में भी कन्फेस करता है और एडमिट करता है। वो उस टाइम पुलिस को बताता है कि मैं ही हूँ द कोविड किलर। जब पुलिस ने उसे पूछा कि तुमने खुद को सरेंडर क्यों किया, तुम आराम से भाग भी सकते थे, तुम्हें अरेस्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि कोई तुम्हारे पीछे नहीं था, तो एड ने बताया कि मेरी माँ ही मेरे सारे हेट, मेरे सारे फ्रस्ट्रेशन की वजह थी। और अब जब वो एलिमिनेट हो चुकी है तो एक अजीब सी एम्प्टीनेस आ गई है एड की लाइफ में। एड ने बोला कि I felt like my source of rage was gone. I didn't need to keep killing anyone. क्लार्नेल को मारने के बाद एडमंड कैंपर ने अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली थी क्योंकि उसकी रेज का असली सोर्स यानी वो औरत जिसने बचपन से उसे इंसल्ट किया, ह्यूमिलिएट करा, बेसमेंट में लॉक किया, उसके सेल्फ वर्थ को डिस्ट्रॉय किया, उसकी माँ क्लार्नेल अब थी ही नहीं। और इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे भी एड कैंपर से पूछा गया कि सबसे ज़्यादा सैटिस्फाइंग किल या फेवरेट विक्टिम कौन था, तो एड हमेशा अपनी माँ का नाम लेता था। यहाँ तक तो वो अपने विक्टिम्स को भी इसी बेसिस पे सेलेक्ट करता था कि वो उसकी माँ से कितनी ज़्यादा रिजेंबल करती है। एज ही सेड, दे वर अ सरोगेट फॉर माई मॉम एंड किलिंग देम मेड मी फील लाइक आई वाज किलिंग हर अगेन एंड अगेन। कोर्ट रूम में सब एड को देख के हैरान थे बिकॉज ही सीम्ड लाइक अ 6'9" जेंटल जायंट। एड ने अपनी सारी किलिंग्स को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करा था कोर्ट रूम में, जैसे कि वो कोई मैथ्स प्रॉब्लम समझा रहा हो या फिर कोई ऐसी बात बता रहा हो जो कोई बिग डील ना हो। एड के लिए सारे मर्डर्स बहुत ही नॉर्मल चीज थी। कोर्ट रूम में लोग स्टंट थे सारी डिटेल्स सुन के और उनको ये विश्वास नहीं हो रहा था कि एक इंसान इतने इजीली अपने सारे मर्डर्स को कैसे एक्सप्लेन कर सकता है, कैसे एक इंसान अपने मर्डर्स की एक एक डिटेल सुना सकता है। May 7th, 1973 जजेस ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए एडमंड कैंपर पर 8 काउंट्स ऑफ फर्स्ट डिग्री मर्डर लगाए। कस्टडी में रहकर एड ने 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया और कस्टडी में साइकियाट्रिस्ट को यह भी पता लगा कि कैंपर हैड एंगेज्ड इन कैनिबलिज्म। एड ने अपने विक्टिम्स के लेग के फ्लैश को चिकन स्ट्रिप्स की तरह खाया था।
फिर नवंबर 8, 1973 के दिन ज्यूरी ने सिर्फ 5 घंटे के डिस्कशन के बाद एड कैम्पर को गिल्टी ऑन ऑल काउंट्स डिक्लेयर करके उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी। सो गाइज, ये थी एड कैम्पर की कहानी। एक ऐसा इंसान जो इतना हाईली इंटेलेक्चुअल था कि उसने अपने क्राइम्स को साइंटिफिकली ब्रेक डाउन करा था, और FBI भी टिल डेट उसे स्टडी करती है टू अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ सीरियल किलर्स। यहां तक कि जॉन ई डगलस, एक FBI प्रोफाइलर, ने उसे अमंग द ब्राइटेस्ट भी कहा था। अपने प्रेजेंट डेज में एड कैम्पर ने अपने स्मूथ नरेशन की वजह से कई ऑडियो बुक्स भी नरेट किए थे। पर यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या अपनी माँ के अगेंस्ट की हेट्रेड किसी दूसरे इंसान को बेरहमी से मारने को जस्टिफाई कर सकता है? क्योंकि सच तो यही है कि गुस्सा, नफरत, एक ट्रॉमा कोई एक्सक्यूज नहीं होता है ऐसा कुछ करने का। एड कैम्पर एक हाईली इंटेलिजेंट, कैलकुलेटेड इंसान था। वो बस अपनी माँ को ब्लेम करके अपनी डेस्परेशन और डोमिनेशन उन लड़कियों पे जताना चाहता था। वो खून से भरी हुई कार सी, उन लड़कियों की चीखें और खुद कैम्पर की मॉम की डेड बॉडी सब दिखाते हैं कि कैम्पर एक इंसान नहीं था बल्कि एक मॉन्स्टर था। बाय द वे, एड कैम्पर आज भी जिंदा है, एंड उसके साथ जिंदा है उन सारे पेरेंट्स का दर्द जो इन विक्टिम्स के पेरेंट्स थे, उन सारी विक्टिम्स की चीखें, ये सब कुछ आज भी जिंदा है। और ये जो पूरा केस है ये भी हमेशा जिंदा रहेगा क्योंकि ये खुद FBI स्टडी करती है टू बिकम बेटर एट आइडेंटिफाइंग साइकोपैथ्स।